नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। ठीक है, तो बीएससी सेकेंड ईयर के लिए हम फिजिक्स पढ़ेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर में मैंने बैच ऑनलाइन स्टार्ट किया था और एक क्लास आपकी इंट्रोडक्शन की ली थी, जिसमें मैंने आपको कूलाम्स लॉ भी करा दिया था। तो कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम क्या होता है वो आपने काफ़ी हद तक समझ लिया था। और उसका जो लास्ट फॉर्मूला आया था, सूत्र आया था, वो ये आया था, जब दोनों चार्ज पार्टिकल्स यानी दोनों आवेश कहाँ रखे हों, निर्वात या वायु में रखे हों, अर्थात फ्री स्पेस में रखे हों, है ना, या एयर में रखे हों। तो फॉर्मूला ये था आपका 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बात क्लियर है। और जब दोनों चार्ज, आवेश को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, और दोनों जब चार्ज कहाँ रखे हों, किसी भी मीडियम में रखे हों, मतलब एनी मीडियम हो कोई, तो एप्सिलॉन आता है, एप्सिलॉन नोट नहीं आता। ठीक है, वहाँ तक आपने बहुत अच्छे से कर दिया होगा। आइए इसके बाद देख लेते हैं। देखो ये जो एप्सिलॉन नोट है ना, इसे समझ लो आप, है ना। आपने देखा था एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो इस प्रकार से एप्सिलॉन नोट जो है ना, इसे कहते हैं परमिटिविटी, है ना। और हिंदी में आपको याद होगा, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उसे कहते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। ठीक है, वो थी किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और यह है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। तो वैद्युतशीलता को परमिटिविटी कहते हैं। तो एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, वैक्यूम निर्वात, फ्री स्पेस यानी अंतरिक्ष, और एयर भी हो सकता है ना, वायु। क्लियर है। तो देखो इसकी वैल्यू भी होती है 8.85 × 10⁻11, और इसकी जो यूनिट है, मात्रक है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो ऐसे यहाँ से एप्सिलॉन नोट का मान निकालो तो क्या आ जाएगा, 1/4πF Q1 Q2/r²। तो इसका मात्रक निकालना, यूनिट निकालनी है, तो देखो क्या आ जाएगा, Q1 का मात्रक, Q2 का मात्रक। एक मिनट जरा रुकिए, लाइट चली गई है। ठीक है, तो देखो इसकी यूनिट आपको निकालनी है एप्सिलॉन नोट की, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻11, और इसकी यूनिट देखो इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। तो एप्सिलॉन नोट क्या होता है, 1/4πF, है ना। F को अपोन में ले जाओ, एप्सिलॉन नोट को इधर ले जाओ, Q1 Q2/r²। तो देखो एप्सिलॉन नोट की यूनिट निकालनी है आपको, तो Q1 की यूनिट कूलाम और Q2 की यूनिट कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। तो और देखो 4π की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। F की यूनिट जो है फोर्स की, वो न्यूटन होती है। और जो R है आपका, R यानी एक तरीके से डिस्टेंस, तो उसकी मीटर होती है ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, एप्सिलॉन नोट की। तो कुछ भी नई चीज़ें नहीं है, ये आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या है, जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए इंग्लिश में है चीज़ें, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए तो, है ना, बहुत आसान उन्हें लग रहा होगा। ठीक है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक समझ जाएंगे आप। तो मैंने बताया आपको कि एप्सिलॉन नोट की वैल्यू ये होती है। तो देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट था आपका, ये 1/4π एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, तो इसे कैलकुलेट करके आएगा 9 × 10⁹। क्लियर है। तो 9 × 10⁹ आएगा, तो यानी एक फॉर्मूला अब आपका ये भी बन जाएगा। यहाँ पे 1/4π एप्सिलॉन नोट की जगह क्या रख देंगे आप, 9 × 10⁹। तो कूलाम्स लॉ में एक फॉर्मूला आपका ये भी बन जाएगा 9 × 10⁹, और Q1 Q2/r²। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो कूलाम्स लॉ के जो, यानी जो कूलाम का नियम है, कूलाम्स लॉ बोलते हैं, लॉ माने नियम। ठीक है, तो कूलाम का जो नियम है, कूलाम्स लॉ है, उसके 3 एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूले, यानी व्यंजक बोलते हैं हिंदी में, वो मिले हैं। एक तो आपका कब, जब दोनों चार्ज पार्टिकल्स यानी आवेशित कण कहाँ रखे हैं, किसी माध्यम में रखे हैं, है ना, इज प्लेस्ड इन एनी मीडियम। एक तो फॉर्मूला वो था जिसमें एप्सिलॉन की नोट की जगह एप्सिलॉन था केवल, है ना। और एक कब है, व्हेन द बोथ चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, है ना, वैक्यूम या एयर, अंतरिक्ष में रखे हैं या फिर निर्वात में रखे हैं या वायु में रखे हैं। और परमिटिविटी मैंने बता दिया आपको, वैद्युतशीलता कहा जाता है इसे। परमिटिविटी क्या होती है वो लास्ट लेक्चर में आप देख चुके हैं, बता चुका हूँ मैं।
ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन आपका ये हुआ। तो कूलाम का जो नियम है वो आपका पूरा हुआ। लेकिन इसके वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं ना। तो वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, क्लियर है। तो हिंदी जो मीडियम वाले हैं वो सुनते चले हैं ना हिंदी में, बाकी वो क्या करेंगे, इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं। और बाकी कोई हिंदी में पढ़ना चाहता है तो मैं बोल तो रहा हूँ, है ना, अपनी तरीके से वो नोट्स बना सकता है वीडियो की हेल्प से। वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप, देखो कूलाम के नियम का सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, ये जो है ना आपका इसी का ले लो, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो 11वीं क्लास में एक होता है एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो होता है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है इस तरीके से, ए कैप, मान लो कोई वेक्टर ए है, उसका एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर बताना है, तो हो जाएगा ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन ए। ए जो है उसका मैग्नीट्यूड है यानी कि परिमाण है, क्लियर है। तो एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, परिमाण 1 होता है, और साथ में उसका काम होता है केवल डायरेक्शन को शो करना, दिशा को बताना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म यदि लिखनी है तो इस पर वेक्टर लगेगा, ठीक है, और यूनिट वेक्टर लेंगे डिस्टेंस का, दूरी का, और ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी किसी की भी दिशा डायरेक्शन को बताना हो तो यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश से गुणा कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दी जाती है, क्लियर है। और इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला आर कैप का क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा आपका वेक्टर आर अपॉन आर। तो देखो वेक्टर एफ क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन आर, ठीक है। तो मैथमेटिकली ज़्यादा पोर्शन है, तो हिंदी इंग्लिश की कोई फिर ऐसी बात है ना, कोई विशेष नहीं है। तो देखो वेक्टर एफ क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और इंटू वेक्टर आर, ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सदिश रूप है कूलाम के नियम का। तो आप नीचे लिख सकते हैं इट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ये कूलाम के नियम का क्या है, वेक्टर फॉर्म है। यहाँ तक समझ आ रही होगी, सारी बातें 12th की है। सबसे पहले कूलाम के नियम को, कूलाम्स लॉ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, और उसके बाद उसकी वेक्टर फॉर्म भी हमने पढ़ी है, और साथ में एप्सिलॉन नॉट की ये यूनिट कहाँ से आई, इसका मात्रक कहाँ से आया, ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इसकी विमा यानी डायमेंशन कैसे निकाली जाती है, वो सब चीज़ें आप 12th में पढ़ चुके हैं। बीएससी में उन चीज़ों, है ना, उन चीज़ों का कोई खास महत्व नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। तो कूलाम्स लॉ आपका कंप्लीट हुआ है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आइए कूलाम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर पढ़ते हैं, वो भी आपका 12th में था। उसे कहते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश के पदों में कूलाम का नियम, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हेडिंग क्या हो जाएगी, स्थिति सदिश के पदों में कूलाम का नियम, ठीक है। यानी स्थिति सदिश के पदों में जो कूलाम का नियम है, तो उसे क्या कहेंगे, कूलाम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। स्थिति सदिश को पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। तो देखो हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, स्थिति सदिश के पदों में कूलाम का नियम, यानी क्या हो जाएगा, कूलाम्स लॉ, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी इंग्लिश में ही पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि अब कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कूलाम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ, और देखो सेकेंड ईयर है तो बीएससी, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट इंग्लिश में किया होगा और वो 12th में हिंदी मीडियम में पढ़ के आए होंगे, लेकिन उन्हें इंग्लिश में पढ़ी होगी फिजिक्स, तो अब उन्हें कोई खास समस्या आएगी भी नहीं, क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर है। और बाकी जो फर्स्ट ईयर में हिंदी में पढ़े हैं, तो वो भी प्रयास कर सकते हैं कि सेकेंड ईयर में वो इंग्लिश में पढ़ें, ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर का सिलेबस कम है, कवर हो जाएगा। कूलाम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश। कूलाम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, देखो इसे समझ लेते हैं। इसका डायग्राम देख लीजिए, देखो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और मान लो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, और एक चार्ज पार्टिकल मान लो आपका यहाँ पे है। चार्ज पार्टिकल यानी आवेशित कण,
ठीक है, यहाँ से मिला दो, इसे बोलते हैं मूल बिंदु यानी ओरिजिन। तो देखो ये आपका जो चार्ज पार्टिकल है मान लो कितना है +Q1 और ये जो है +Q2। आपको पता है सेम चार्जेस है ना, यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। तो देखो रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण यानी बाहर की तरफ, तो यानी ये जो इस पर फोर्स लगाएगा वो बाहर की तरफ होगा और ये जो इस पर फोर्स लगाएगा वो भी बाहर की तरफ होगा, ठीक है। और इसे प्रदर्शित करेंगे वेक्टर F12 से। 1 पहले आ रहा है तो इसका मतलब है चार्ज Q1 पर फोर्स लग रहा है, 2 बाद में आ रहा है तो चार्ज Q2 के द्वारा लग रहा है, ठीक है। यानी F12 का मतलब है आवेश Q1 पर आवेश Q2 के द्वारा लगने वाला बल, यानी F12 बी द वेक्टर F12 बी द फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई चार्ज Q2। क्लियर है। और इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा वेक्टर F21। और वेक्टर क्यों आ रहा है आप जानते हैं, क्योंकि बिकॉज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, जो बल है वो सदिश राशि है, ठीक है। तो F21 क्या हो जाएगा, F21 बी द फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1। बात समझ में आ रही है, समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगी। चीज़ें आपके लिए टॉपिक नया नहीं है ना, केवल लैंग्वेज नहीं है ना, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत आसान चल रहा है सब कुछ, उनके लिए कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। टॉपिक सारे अभी तक 12th के हैं, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है स्थिति सदिश है वो मान लो कितना है वेक्टर R1 Q1 का, और Q2 का जो मान लो वो कितना है मान लो R2, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा। इस पॉइंट को मान लो A मान लो और इस पॉइंट को मान लो कितना B मान लो, ठीक है। तो देखो इसके बारे में आप लैंग्वेज में लिख लेंगे, लेट अस कंसिडर टू चार्जेस है ना, Q1 एंड Q2 +Q1 एंड +Q2, यानी दो चार्जेस, दो आवेशित कण मान्य हैं, पहला +Q1 है दूसरा +Q2 है। तो लेट अस कंसिडर यानी माना, लेट अस कंसिडर का मतलब माना, तो माना दो आवेश Q1 Q2 है, अर्थात इस क्या हो जाएगा लेट अस कंसिडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है, आर प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। तो देखो द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 इज वेक्टर R1, यानी Q1 का स्थिति सदिश R1 है तथा Q2 का स्थिति सदिश R2 है। तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 इज R1 एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 इज वेक्टर R2, ठीक है, इतना लिख देना है। फिर देन एक नियम लगाना है, इसलिए बोलते हैं सदिश त्रिभुज नियम। तो देन फ्रॉम वेक्टर ट्राइंगल लॉ, भाई सदिश को वेक्टर बोलते हैं, सदिश त्रिभुज यानी ट्राइंगल, वेक्टर ट्राइंगल लॉ। तो देखो वेक्टर ट्राइंगल लॉ लगाओ। वेक्टर ट्राइंगल लॉ क्या होता है, मान लो आपको A पे जाना है तो O से पहले कहाँ जाओगे B पर, और B से A पर जाओगे। या तो एक रास्ता ये है आपके पास, या दूसरा रास्ता है O से आप डायरेक्ट कहाँ चले जाओ A पर चले जाओ, ठीक है। तो देखो दोनों रास्ते लेने हैं, तो पहले O से मान लो कहाँ गए B पर, O से B पर है ना, वेक्टर लगेगा, दिशा है क्योंकि डायरेक्शन है, और B से फिर कहाँ जा रहे हैं A पर, B से A पे जा रहे हैं इसलिए एरो ऊपर की साइड आया। या तो ये रास्ता है A पर पहुंचने का, या डायरेक्ट O से कहाँ पहुंच जाएं आप A पर। तो ये जो नियम है इसे कहते हैं वेक्टर ट्राइंगल लॉ, सदिश त्रिभुज नियम। और जो वेक्टर OB है, देखो OB कितना है वेक्टर R2, OB कितना है वेक्टर R2, और जो BA है वो आपको फाइंड करना है, निकालना है वेक्टर BA, और जो वेक्टर OA है वो आपका कितना है वेक्टर R1। तो वेक्टर BA बताना कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ठीक है। एक फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, देखो किसी भी जो सदिश का मॉडुलस ले दो, परिमाण ले दो, मतलब इसे बोलते हैं निरपेक्ष, तो वो यानी उसका वेक्टर हट जाता है, यानी वेक्टर कोई एक वेक्टर था, सदिश था वेक्टर A, उसका मॉडुलस ले दिया है, निरपेक्ष ले दिया है, मापांक ले दिया है ना, ये परिमाण बोलते हैं हिंदी में, तो उसका वेक्टर हट जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो देखो यदि मैं BA वेक्टर BA का मॉडुलस ले दूँ तो ये BA बचेगा है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस सूत्र के अनुसार। तो इसका मॉडुलस लिया था तो इधर इस साइड में भी मॉडुलस लिया जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। बताओ कोई दिक्कत हो तो BA भी निकल गया और वेक्टर BA भी निकल गया। यहाँ तक समझाया। इसके बाद देखो हमें बल निकालना है, F12 निकालना है और F21 निकालना है, क्योंकि
एफ क्या है, एफ के अनुसार जो कूलाम का नियम है। तो देखो कूलाम के नियम की वेक्टर फॉर्म की हेल्प लेंगे, है ना, अभी निकाले थे ना वेक्टर फॉर्म। तो फ्रॉम, है ना, एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है आपको सभी कुछ। चलो तो देखो फ्रॉम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, फ्रॉम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, फ्रॉम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो देखो कूलाम के नियम की वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, आप जानते हैं वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू, अभी मैंने कराया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और इंटू वेक्टर R। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। देखो कोई भी बात ना समझ आए आप कमेंट बिल्कुल है ना, क्या बोलेंगे, बेझिझक किया कीजिए, है ना, बिल्कुल निसंकोच किया कीजिए और बताया करें, है ना। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में और अपनी वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। ठीक है, देखो इस सूत्र का, इस फॉर्मूले की सहायता लेनी है, यानी कूलाम के सदिश, कूलाम के नियम का सदिश रूप, है ना, उसकी सहायता ली। देखो Q1 Q2 अपॉन, तो देखो जब यहाँ पे ये फॉर्मूला था, वहाँ पे जो फॉर्मूला था, तो Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस थी, दूरी थी, वो R थी, लेकिन यहाँ पर Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, BA। ठीक है, कितनी है, BA। तो R के प्लेस पर क्या आ जाएगा, BA की पावर 3, और ये BA और इसके ऊपर वेक्टर लगाया R के, तो इसके भी ऊपर वेक्टर लग जाएगा। देखो BA की वैल्यू आपने निकाल रखी है यहाँ से, ये रही इतने, और वेक्टर BA भी आपके पास है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये F12 है, क्लियर है। तो F12 निकाल लो पहले और फिर F21 निकाल लेंगे। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 और BA की वैल्यू रखो। देखो BA की वैल्यू ये रही, मॉडुलस ऑफ, है ना, मॉडुलस ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 और इसकी पावर 3 है। और यहाँ क्या आ जाएगा, वेक्टर BA की वैल्यू रखो, ये रही वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ठीक है जी। और जो भी स्टूडेंट वीडियो देखे, देखो कमेंट, है ना, आप 1 मिनट का भी समय नहीं लगता, कर दिया करो, उससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो आगे बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ पर वीडियो बनाने का कोई, है ना, विशेष लाभ तो है नहीं, लेकिन बस क्या है ना, स्टूडेंट जुड़ते हैं, स्टूडेंट्स का लाभ होता है, तो एक मन में प्रसन्नता का भाव सा आता है ना, और कुछ ही बात नहीं है। बाकी तो कमेंट करते हैं ना, तो मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो जारी रखने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ तक समझ आया आपको, वेक्टर F12 आपने निकाल दिया है। अब आपको F21 निकालना है, तो आपको इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल, है ना, इतना सब कुछ F12 के लिए क्या है, तो आप F21 के लिए सिमिलरली कर देंगे। और यहाँ से एक शिक्षा और मिलती है, एक बार किसी काम में मेहनत कर लो तो वो दोबारा उस तरीके का काम करोगे ना, तो आसान हो जाएगा। ठीक है, जीवन के हर क्षेत्र में ये बात फॉलो होती है। तो सिमिलरली यानी मेहनत केवल एक बार करनी पड़ती है एक क्षेत्र में, और फिर सब कुछ आसान हो जाता है। तो F12 आपने निकाला, तो अब F21 निकालना आसान हो जाएगा। देखो कैसे, सिमिलरली मानी इसी प्रकार। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, F21 ले रहे हैं हम। तो आप देखो, जब 1 पहले था तो यहाँ 1 पहले था, 2 बाद में था तो 2 यहाँ भी बाद में था, और ऐसे यहाँ है। तो इसी प्रकार अब देखो 2 पहले है, 1 बाद में है, तो ये भी पलट जाएंगे। Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, और इसकी पावर आपको पता है 3 है, और वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपको क्या है, कूलाम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी। तो कूलाम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर पूरा आपका हो चुका है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताते रहिए, धीरे धीरे चलेंगे, वीडियो बनती रहेंगी। ठीक है, बस आप लोग सहयोग करें, है ना, थोड़ा मोटिवेशन ज़रूर दें। ठीक है, तो है ना, चलते रहेंगे, और बस आप एक अलग बाइंडर बना करके नोट्स अच्छे से बनाते चलो, सुंदर से। ठीक है, और बाकी PDF नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।